हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंटैक्स के अगले क्रम में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स के रूल कौन कौन से हैं आज की क्लास में हम देखेंगे, और कैसे दिए गए सेंटेंसेस में वो पार्टिसिपल से रिलेटेड जो एरर्स हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ रूल्स पहले देख लेते हैं, उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला रूल है, पार्टिसिपल का उचित सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध होगा। कहने का अर्थ हुआ कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है तो सेंटेंस प्रॉपरली इनकरेक्ट माना जाता है। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए सेंटेंस में हमारे दिया हुआ है, इट बीइंग वेरी फाइन, इट बीइंग वेरी फाइन, इट बीइंग वेरी फाइन, उसके बाद आप यूज करेंगे कामा, और कामा के बाद से आई वेंट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, आई वेंट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पे हम पाते हैं कि इट बीइंग वेरी फाइन, मौसम बड़ा अच्छा होने के वजह से आई वेंट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने बाहर चला गया। अब यही सेंटेंस अगर इट इसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, केवल दिया जाता है, अगर एरर देनी होती तो इसी सेंटेंस को लिख देते हैं बीइंग वेरी फाइन, आई वेंट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो उस तरह सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वहाँ पर अपूर्ण होता है या मौजूद नहीं होता, तो दिया गया सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। तो जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज कर देंगे इट लगा के, तो सेंटेंस हो जाएगा इट बीइंग वेरी फाइन, बहुत अच्छा दिन होने के कारण या मौसम बड़ा अच्छा होने के कारण आई वेंट आउट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने चला गया। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल इसी तरह है, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई रिमेन्ड इन माई टेंट, तो बहुत गर्मी होने के कारण मैं रिमेन्ड मौजूद बना रहा, कहाँ, अपने टेंट में, अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं अपने टेंट से बाहर नहीं निकला। तो ये एग्जाम्पल हुआ। आइए अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में बताया गया है, कार्य की समाप्ति का आभास होने पर, यदि दिए गए सेंटेंस से कार्य के समाप्त होने का एहसास हो रहा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग अशुद्ध है। कहने का अर्थ हुआ, यदि दिए गए सेंटेंस में कार्य समाप्त होने का एहसास दिलाता है सेंटेंस, और वहां पर अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया तो वो सेंटेंस आपका अशुद्ध होता है, इनकरेक्ट होता है। अतः वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। यदि दिए गए सेंटेंस में कार्य के समाप्त होने का बोध हो तो उस कंडीशन में हम वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ना करके परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। और अगर सेंटेंस में कार्य समाप्त होने का बोध हो रहा हो और वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लिया जाएगा तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, having slept for 2 hours, having slept for 2 hours, having slept for 2 hours, 2 hours, और उसके बाद हम यूज करेंगे कामा, और फिर he got up at 7 o'clock, he got up at 7 o'clock। अब यहां पे हम देखते हैं कि having slept for 2 hours, 2 घंटे सोने के बाद वो 7 बजे उठा। तो यहां हम पाते हैं कि 2 घंटे सोने के बाद, अर्थात सो चुका है वो,
जब बताई गई है ये बात तब तक वो सो चुका है और सोकर जगा है, तो कार्य के समाप्त होने का यहाँ एहसास हो रहा है। और अगर इस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लेंगे सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अतः हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ना यूज करके यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया गया। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा बना हैविंग स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे सोने के पश्चात ही गॉट अप एट 7 o'clock, वो 7 बजे सोकर उठा। तो आइए अगला रूल देखते हैं। कार्य की अपूर्णता प्रकट करने के लिए ऊपर दिए गए सेंटेंस में तो बताया गया कि अगर कार्य पूर्ण हो जाएगा या कार्य पूर्ण होने का एहसास दिलाए सेंटेंस, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ना करके परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। लेकिन इस रूल में बताया गया कि कार्य की अपूर्णता प्रकट करने के लिए अगर कार्य अपूर्ण है अर्थात कार्य पूर्ण ना हुआ हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल तब करेंगे जब कार्य के पूरा होने का एहसास हो या कार्य के पूर्ण होने का बोध सेंटेंस करा रहा हो, उस कंडीशन में ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है यदि सेंटेंस में कार्य अपूर्ण होने की दशा दिखाए सेंटेंस या कार्य की अपूर्णता प्रकट करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है, अतः इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए। जब सेंटेंस में कार्य अपूर्ण दिखे या कार्य पूरा ना दिखे, पूरा ना दिखे मतलब कार्य के पूर्ण होने का बोध ना हो अर्थात कार्य की अपूर्णता दर्शाए सेंटेंस, तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं यूज करते बल्कि हम वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है गोइंग फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, गोइंग फॉर अ वॉक in the forest, in the forest, going walk in the forest, फिर कामा he saw a tiger, he saw a tiger, he saw a tiger। यहां पे हम पाते हैं सेंटेंस में going for a walk, going for a walk in the forest, जंगल में जब वो टहलने के लिए गया तो उसने वो एक शेर देखा, अर्थात जंगल में टहलने जाते हुए या टहलते हुए उसने एक शेर देखा। तो इस दिए गए सेंटेंस में हम पाते हैं कि कार्य की अपूर्णता दिखाता सेंटेंस अर्थात कार्य पूरा नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हम यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज ना करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता। तो यहाँ गो के साथ हमने आईएनजी ऐड करके और गोइंग जो है यहाँ पर हमारे लिए नाउन का काम कर रहा है। तो गोइंग फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट, कहाँ? जंगल में, और उसके बाद कामा यूज करके ही सा अ टाइगर, उसने एक टाइगर देखा। तो अगला रूल देखते हैं कि जब पैसिव सेंस में वाक्यों में पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि दिए गए सेंटेंस में पैसिव के सेंस प्रकट हो रहे हों, दिए गए सेंटेंस में पैसिव के सेंस प्रकट हो रहे हों, तो उस कंडीशन में जो हम पार्टिसिपल यूज करेंगे उसकी पैसिव फॉर्म ही हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है बीइंग टायर्ड ऑफ जर्नी, being tired of journey, being tired of journey, कामा being tired of journey के बाद आप कामा यूज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे the old man sat down to rest, अब सेंटेंस हम जब देखते हैं तो बीइंग टायर्ड ऑफ जर्नी,
यात्रा से थके होने के कारण द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा इंसान था, सैट डाउन टू रेस्ट, काहे के लिए बैठ गया? आराम करने के लिए बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो थका हुआ था, या थका होने के कारण किसकी वजह से? जर्नी की वजह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैसिव सेंस प्रकट हो रहा सेंटेंस में, तो पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म ही प्रयोग की जाती है, और पैसिव की थर्ड फॉर्म वही सिट, सैट होती है। तो द ओल्ड मैन सैट डाउन टू रेस्ट, इस तरह। और सॉरी, बीइंग टायर्ड आया है, बीइंग टायर्ड। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि बीइंग टायर्ड, ये हमारी कौन सी फॉर्म है? टायर की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? टायर्ड। तो बीइंग टायर्ड, यहाँ पे बीइंग टायर्ड ऑफ जर्नी, किसकी वजह से वो थका हुआ था? थकान उसको आई थी जर्नी की वजह से, और जिसकी वजह से वो इंसान जो था वो आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो ये कुछ पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स के बेस पे कुछ एग्जाम्पल देकर हमने समझाने का प्रयास किया है आप। तो आइए कुछ और रूल देख लेते हैं। अगला रूल है, पास्ट पार्टिसिपल में कार्य की पूर्णता या वस्तु की दशा प्रदर्शित की जाती है। कहने का अर्थ हुआ, यदि दिए गए सेंटेंस में कार्य की पूर्णता या वस्तु की कोई दशा प्रदर्शित की जाती है, वस्तु की कोई कंडीशन प्रदर्शित की जाती है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है कि आई फाउंड द डोर लॉक्ड, आई फाउंड द डोर लॉक्ड। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, आई फाउंड द डोर लॉक्ड, आई फाउंड द डोर लॉक्ड। तो यहां पर मैंने दरवाजे को बंद पाया, मैंने दरवाजे को बंद पाया, आई फाउंड द डोर लॉक्ड। तो यहां पार्टिसिपल कौन सा यूज हुआ है? पास्ट। और पास्ट पार्टिसिपल में वस्तु की दशा या कार्य की पूर्णता प्रदर्शित की जाती है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है, ड्रिवन बाय थर्स्ट, 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 और इसके बाद हम यूज करेंगे कामा। ड्रिवन बाय थर्स्ट ही इंटर्ड द पूल ऑफ वाटर, he entered the pool of वाटर। मतलब प्यास से, ड्रिवन बाय थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होने के कारण ही इंटर्ड, वो दाखिल हुए, द पूल ऑफ वाटर, कहाँ? उस जल के सरोवर में या उस तालाब में। तो अगला रूल देखते हैं, कैच, लीव, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कैच है, लीव है, फाइंड है, इनके पश्चात पहले आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ वर्ड दिए गए जैसे आपका कैच हो गया, लीव हो गया और फाइंड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में आए हैं तो वर्ड्स के बाद पहले आप ऑब्जेक्ट उसका यूज करेंगे सेंटेंस का, और उसके बाद फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू अमित, आई लेफ्ट हिम, मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लेफ्ट हिम, आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू अमित, टॉकिंग टू अमित, मैंने उसे अमित से बात करने के लिए छोड़ दिया कि वो अमित से बातचीत करे। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम पा रहे हैं कि आई लेफ्ट, देखो लीव वर्ड आया था तो लीव की यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और हमने बताया है रूल में कि अगर सेंटेंस में आपके कैच आए, लीव आए, फाइंड आए, तो यहाँ पर लेफ्ट आया जरूर है लेकिन वो लीव की ही
सेकंड फॉर्म है। तो जब ये वर्ड आएंगे तो इनके पश्चात पहले आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो यहां हम देख पा रहे हैं सेंटेंस में कि आई लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो वर्ब के तौर पे जब ये वर्ड आएंगे तो इनके पश्चात आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर पाएंगे। तो आई लेफ्ट हिम, और यहां पे देखो टाक हमारी वर्ब है, और टाक के साथ आईएनजी ऐड करके हमने उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लिया। तो आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू अमित। अब यहां टॉकिंग हमारी एज अ मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रही है, टॉकिंग हमारी यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रही, क्योंकि वर्ब का काम कर रही कौन? प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रही यहां लेफ्ट, और ये जो टॉकिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज किया गया है। तो आई लेफ्ट हिम टॉकिंग टू अमित। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। आई फाउंड हर, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। आई फाउंड हर, आई फाउंड हर स्टैंडिंग कहाँ? एट द डोर, स्टैंडिंग एट द डोर, स्टैंडिंग एट द डोर। तो यहां भी हम पाते हैं कि आई के बाद यहां फाउंड यूज हुआ, और फाउंड आप देख पा रहे हैं यहां पे एक वर्ड लीव आया था, और उसी लीव की यहां पे सेकेंड फॉर्म फाइंड आया था। लीव की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हम लेफ्ट यूज कर चुके हैं। तो अगला वर्ड क्या है? फाइंड। तो फाइंड की यहां सेकंड फॉर्म हमने यूज कर ली फाउंड। तो हम देख पा रहे हैं फाइंड की ही फॉर्म फाउंड है सेकंड फॉर्म। तो आई फाउंड, बताया गया था रूल में अगर ये वर्ड मिलेंगे तो इनके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा। तो फाउंड के बाद भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या? हर। तो आई फाउंड हर। अब उसके बाद हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तो स्टैंड हमारा वर्ब की फॉर्म है या एक वर्ब है, और उसी में जब आईएनजी ऐड कर दिया तो वो हो गया स्टैंडिंग। लेकिन ये स्टैंडिंग एज अ वर्ब काम नहीं कर रही, बल्कि ये भी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ भी हम पाते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है, और जब वर्ब इन वर्ड्स में से होती है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। तो आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द डोर, मैंने उसे दरवाजे पर खड़े पाया। तो आइए अगला रूल देखते हैं। उसी तरह कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे मान लीजिए गो है, कम है, स्पेंड है, वेस्ट है, एक्सेट्रा। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में तो इनके पश्चात प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ऊपर जो वर्ड आ रहे थे उनके पश्चात हम ऑब्जेक्ट यूज करते थे, ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उनके तुरंत बाद आप पार्टिसिपल यूज करेंगे, ना कि आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, जैसे आप पिछले रूल में करते आ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मदर इज गोइंग, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मदर इज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग। मदर इज गोइंग शॉपिंग, मदर इज गोइंग शॉपिंग कब? दिस इवनिंग। मदर इज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग। इस शाम माता जी जो हैं वो कहाँ को जा रही हैं? शॉपिंग के लिए जा रही। तो यहाँ सेंटेंस देखने पे हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाया गया है, और यहाँ शॉप जो है उसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया है। तो शॉपिंग यहाँ पर एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, और गोइंग जो है वो हमारी एज अ मेन वर्ब यूज हुई है। तो मदर इज गोइंग शॉपिंग दिस इवनिंग। माता जी इस शाम शॉपिंग के लिए जा रही हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है, और वर्ब के तुरंत बाद ही प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लिया गया है। अर्थात वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, बल्कि वर्ब के बाद ही प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लिया गया। जबकि ऊपर सेंटेंस में क्या था कि पहले वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होता था, और ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना होता है। लेकिन इस रूल में आपको वर्ब के तुरंत बाद ही पार्टिसिपल यूज करना होता। मान लीजिए अगला एग्जांपल है, ही डज नॉट डेनोट मच टाइम।
he does not denote much time, he does not note much time, ये दूसरा एग्जाम्पल है, he does not denote much time, और किसमें वो अपना समय ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, प्रिपेयरिंग हिज लेसन्स। आगे है प्रिपेयरिंग हिज लेसन्स, प्रिपेयरिंग हिज लेसन्स। यहाँ भी हम पा रहे हैं इस सेंटेंस में भी कि यहाँ पर डज नॉट डेनोट, वर्ब हमारी डेनोट आई है, और इसके बाद मच टाइम के बाद आप प्रिपेयरिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी प्रिपेयरिंग जो है ये हमारा एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, और डिनोट या जो है वो हमारी एज अ मेन वर्ब यूज हुई है। आइए अगला रूल देखते हैं कि जब यदि दो कार्यों के बीच, मान लीजिए सेंटेंस में कोई सेंटेंस आपको दिया गया और सेंटेंसेस में दो कार्यों का होना पाया गया है, और उन दोनों कार्यों के बीच एक इंटरवल दिख रहा हो या दोनों कार्यों के बीच एक समय अंतराल दिख रहा हो, तो उस समय हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना चाहिए, फिर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करना चाहिए। अगर दो कार्यों के बीच इंटरवल मौजूद हो या इंटरवल दिख रहा हो सेंटेंस में, तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना चाहिए उस सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सेंटेंस हैविंग फेल्ड थ्राइस, हैविंग फेल्ड थ्राइस मतलब 3 बार फेल होने के कारण, हैविंग फेल्ड थ्राइस, कामा यूज करेंगे, और उसके बाद ही डिड नॉट वांट, he did not want to try again, he did not want to try again। तो हैविंग फेल्ड थ्राइस, 3 बार फेल होने के बाद he did not want to try again, अब वो दोबारा या एक बार पुनः ट्राई करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार फेल हो चुका था। तो यहाँ हम पाते हैं कि वो 3 बार फेल हो चुका था, तो 3 बार फेल होने में और अगली बार फिर ट्राई करने के बीच हमें इंटरवल दिख रहा है या समय अंतराल दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल दिए गए सेंटेंस में यूज़ किया गया। तो ये कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स के बेस पे ही कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको रूल्स ऑफ पार्टिकल्स समझ में आए होंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।